दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। वो कौन सा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई सा भी अगर हम एग्जाम की बात करें एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आते ही आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक जो बताता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, कैसे इसके जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा, कैसे उनको रिमूव करना है, कौन कौन सी पावर्स उनको दी हुई हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में आर्टिकल 124 से 147 में दिया हुआ है। पार्ट 5 जो है, पांचवा भाग जो है, वो किसको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था कब? 28 जनवरी 1950। देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जो फैक्ट वन लाइनर है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वही फैक्ट जो है मैं इसमें बताऊंगा। तो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो हुआ था कब? 28 जनवरी 1950 में। यानी कि इससे पहले जो ब्रिटिश की प्रेवी काउंसिल होती थी वो इंडिया में थी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। यानी कि जो निचली अदालतों के जजमेंट से उनके ऑर्डर हैं उनके अगेंस्ट जो अपील की जाती थी उस समय पर उसको ब्रिटिश प्रेवी काउंसिल कहते थे। उसको रिप्लेस करके 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर ये आ जाती है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का वो एक सिंगल सिस्टम। अच्छा, सिंगल सिस्टम क्यों कहा गया है? देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हाईएस्ट जो कोर्ट है वो है क्या? सुप्रीम कोर्ट। और हम स्टेट में बात करें तो स्टेट में हाईएस्ट होता है हाई कोर्ट। और उसके अगर अंडर हैं तो देखो सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर और भी हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स वगैरह होती हैं। हमारे यहाँ सिंगल कोर्ट सिस्टम क्यों लिया गया था कि अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में डबल होता है कि सेंटर की जो लॉ होती है वो हमेशा देखे जाते हैं, किसी कवर किए जाते हैं सेंटर की जो फेडरल कोर्ट होती है उसके द्वारा, वहीं इनकी स्टेट की एक कोर्ट होती है। तो दोनों की जो पावर्स हैं वो बटी हुई हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में एक सिंगल कोर्ट सिस्टम है। यानी कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रखा गया वो किसे? सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। ये जो प्रोविजन हमने लिया है वो लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यानी कि 1935 का जो अधिनियम है उससे इस कॉन्सेप्ट को लिया है। अच्छा, ये जो एक्ट है वो वैसे भी हिस्ट्री के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पोर्शन है वो इस एक्ट से लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एनफोर्स करता है लॉ, और कौन से? सेंट्रल और स्टेट लॉ। यानी 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 कि अगर हम बात करें इसकी तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए नहीं है, ये सेंटर की भी लॉ को भी देखता है और वहीं स्टेट्स के लॉ को भी देखता है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो कैसे इसका गठन किया जाएगा, तो अभी प्रेजेंट में देखें तो 34 जज हैं, यानी कि 33 जज और एक सीजीआई, मिलाकर कितने होंगे? 34। ये जो नंबर्स हैं ये समय समय पर जैसी जरूरत पड़ी वैसे वैसे इनको बढ़ा दिया गया था। जब शुरुआत में हमारे यहाँ जब हमारा संविधान की बात करें हम 1950 के करीब में, तब इसमें 8 जज थे, यानी कि एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जज थे। 1956 में ये 7 अन्य जज जो हैं, अदर जज हैं, इनमें 3 जज को बढ़ा दिया गया था। फिर ये जो नंबर था वो बढ़कर पहुंच गए थे 10 जज। यानी कि अगर मैं बात करूँ ना जजों की, तो हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुए नंबर ऑफ जज बढ़ गए, यानी कि सीजीआई ये रहेगा। यानी कि जो पहले 8 थे अब वो बढ़कर कितने हो गए? 11, यानी कि 3 नंबर बढ़ा दिए गए थे। अगेन 1960 में 3 जज फिर से बढ़ा दिए गए थे और ये नंबर हो गए थे 13। 1977 में 4 जज बढ़ाए गए थे और ये नंबर बढ़कर कितना हो गया था? 17। वैसे ही 1986 में 8 जज जो है वो बढ़ाए गए थे। अब जजों की संख्या जो बढ़कर पहुंच चुकी थी 25। फिर अगेन 2009 में 5 जज बढ़ाए गए थे, 30। और आखिरी बार अभी हाल फिलहाल में देखें तो 2019 में 3 जज बढ़ाए गए थे और अब जो नंबर था वो 30 से बढ़ा कितना हो गया? 33 हो गया। यानी कि एक अभी प्रेजेंट में बात करें तो 34 है जिसमें एक सीजीआई है और 33 अन्य जज हैं। ये सीक्वेंस तो क्या नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये पूछा जाता है कि प्रेजेंट में कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है कब कितने नंबर जो है वो बढ़ाए गए थे। अपॉइंट कौन करता है जजों को? कौन अपॉइंट करता है? तो आर्टिकल नंबर जो 124 है, यानी कि 124 है, वो बताता है कि कैसे सीजीआई और जो अदर जजेस हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब बात क्या आती है? कंसल्टेशन की। यानी कि जजों की जब नियुक्ति की जाती है तो जो चीफ जस्टिस हैं और अदर जज हैं वो अपनी उनसे कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इस कंसल्टेशन जो वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा है, हमेशा से रहा है। तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो इसकी जो मीनिंग निकल कर आई थी कंसल्टेशन की, जो पहला जज केस आया था 1982 में, मैंने इसमें लिखा है, इसमें ये कहा था कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्क्रेंस नहीं है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट कोर्ट सीजीआई से ये कंसल्ट कर रहे हैं कि किसको अपॉइंट करना है, तो ऐसा नहीं है कि जो सीजीआई या अदर जज ने कह दिया वो उन्हीं पर्सन्स को जो है वो अपॉइंट करेंगे। यहाँ इसका मीनिंग बताया गया था कि इसका मतलब केवल ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, यानी
प्रेसिडेंट ने एक कोई सलाह मांगी, उनसे विचार मांगे, क्या विचार है उस पॉइंट को लेकर, उन्होंने अपने विचार दिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि उनके विचारों को माना जाए। ये पहले जज के केस में ही कहा गया था, यानी कंसल्टेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यू है, ये कहने का मतलब था। दूसरा जो जज केस आया था वो 1993 में आया था। अब सेकंड जज केस में क्या हुआ था कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पहले एक रूलिंग दी थी, उसमें ये कहा था कि एक्सचेंज ऑफ व्यू मतलब कंसल्टेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यू है। अब यहाँ उन्होंने पूरा ही मीनिंग है वो रिवर्स कर दिया। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा था कि यदि कोई भी एडवाइस दी जाती है किसके द्वारा, सीजीआई के द्वारा, किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए, वो एक बाइंडिंग होगी। यानी कि कंसल्टेशन का मतलब जो अब तक हम समझ रहे थे कि एक्सचेंज ऑफ व्यू है, वो नहीं है, बल्कि क्या है कि जो भी सलाह दी जाएगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा मानी जाएगी। ठीक है। अब प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दी जाएगी वो केवल सीजीआई नहीं देंगे, इसलिए उनका सीजीआई प्लस 2 सीनियर जज, यानी कि कह सकते हैं एक छोटा मोटा एक कोलिजियम सिस्टम आ गया था, जिसमें कि 2 सीनियर जज होंगे और एक सीजीआई, ये मिलकर वो प्रेसिडेंट को सुझाव देंगे किस पर्सन को अपॉइंट किया जाना सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। ठीक है। सेम एज इसी की तरीके से 1998 में थर्ड जज केस आया था। ठीक है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्यूट चला आ रहा था कंसल्टेशन को लेकर, सेकंड जज केस में ये निकल कर आई थी बात कि जो सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे वो अपनी सलाह देंगे और वो सलाह प्रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है। यहाँ पर पूरी तरीके से कोलिजियम सिस्टम। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे थर्ड जज केस में जो 1998 में था, उसमें कोलिजियम सिस्टम जो निकल कर आ गया था। अब इस कोलिजियम सिस्टम में कितने मेंबर होंगे, तो इसमें 5 टोटल मेंबर होते हैं, 5 यानी कि 4 जजेस और एक सीजीआई। अब ये जो है किस जज को अपॉइंट करना है ये कोलिजियम सिस्टम तय करती है, और उसका नाम भी जो क्या है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है और वो उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर हम बात करें इसकी, हाँ, इसको लेकर भी, इस कोलिजियम सिस्टम को लेकर बाद में सरकार ने एक पहल की थी 2014 में, यानी कि 99 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा NJA और CN नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको जोड़ा गया था, इसको बनाया गया था। इसका मेन पर्पस यही था बनाने के पीछे कि ये जो है वो अब डिसाइड करेगी किसको जज जो है वो बनाया जाना। इसमें कुछ गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे और कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे। लेकिन इसको क्या है कि बाद में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया था, क्योंकि ये ऐसा बताया गया था कहीं ना कहीं एक संसद जो जुडिशियल जो है ना उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी जो अपॉइंटमेंट जो होती है, ठीक है, अभी हमने कहा था कि कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। तो ये जो कोलेजियम सिस्टम था, ये इसमें भी क्या होता है कि पहले जब 1950 से लेकर 1973 तक, यानी कि लगभग 23 सालों तक ये एक प्रोसेस थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसी को CJI चीफ जुडिशियल जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनाया जाएगा। ये एक तरीके की प्रथा जो चली आ रही थी। लेकिन हुआ क्या था, ये जो रिचुअल थी, प्रथा थी, वो 1973 में जो केशवानंद भारती जो केस था उसकी जो फाइनल जजमेंट जो उस पर आया था वो 1973 में आया था। तो उसी दौरान, और वो अब तक की सबसे बड़ी बेंच के द्वारा दिया हुआ एक डिसीजन था। लगभग उसमें 13 जज की बेंच थी ये, और दूसरी जो है वो 11 जजों की बेंच थी शायद गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982 के समथिंग का ये केस है। उसमें सेकंड लार्जेस्ट जो बेंच है वो बनी थी 11 जजों की। तो इसमें जो AN राव थे ये चौथे नंबर के थे। अगर इस सिक्वेंस देखे जाएँ तो इनसे 3 मेंबर जज और थे जो एक नंबर में लगे हुए थे, जिनको CJI बनना था। ऐसा बताया जाता है कि इसमें ये जो 3 जज थे इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर उसमें डिसीजन दिया था, अपना जजमेंट दिया था। उसमें ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। कौन कौन थे? JM सेहलर, HS हेडगे और AN ग्रोवर। अब इन तीनों का था, और जो AN राव थे उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में थे। तो इनको जो अपॉइंट है AN राव को डायरेक्ट CJI बना दिया गया था। यानी कहीं ना कहीं जो देखें, पहले से जो परंपरा थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही CJI बनेगा, उसका कहीं ना कहीं यहाँ उल्लंघन हुआ था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि इन तीनों ने ही क्या कि अपनी जो पोस्ट है उससे रिजाइन दे दिया था। अगली बार 1977 में यही कंडीशन रही थी कि MU वैग जो थे उनको CJI बना दिया गया था, जबकि उनसे पहले कई और जजेस थे जो CJI की लाइन में लगे हुए थे। प्रेसिडेंट को, जो जज होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? तो उनको ओथ दिलाने का काम किसका है? वो है प्रेसिडेंट का। देखो ये जो ऐसे फैक्ट हैं कि अगर एग्जाम से आप 1-2 दिन पहले भी एक बार वीडियो देखोगे तो उससे सभी कवर होता है, सब टॉपिक में, कोई सा भी एग्जाम हो, ज़्यादातर पॉइंट जो है वो यही है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि एक जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या है कि पहली बात तो ये कि भारत का एक वो नागरिक होना चाहिए। ये तो इम्पोर्टेंट है, और हर पोस्ट के लिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा,
5 साल तक वो किसी भी हाई कोर्ट में एक जज के तौर पर उसने काम किया हो, 10 साल हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, ठीक है, ये ऐसी कंडीशंस हैं। लेकिन एक मिनिमम एज की बात करें कि एक मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो ऐसी कोई भी एज जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बताती हो कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर कोई हाई कोर्ट का जज बनता है और 5 साल तक रहता है तो एक लंबी एक उम्र के बाद ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, कितना बड़ा ये पायदान है। रिटायरमेंट एज की बात करें तो ये कितनी है, 65 ईयर है। टेन्योर, देखो टेन्योर लिखा हुआ भी है इसमें कि नो फिक्स टेन्योर, ऐसा कोई टेन्योर नहीं है कि 5 साल या 10 साल हो या 6 साल, ऐसा कुछ नहीं है। एक एज लिमिट है कि अनटिल द एज ऑफ 65 ईयर, यानी कि जब तक वो व्यक्ति 65 साल के नहीं हो जाते तब तक उसे जो है वो उस पद पर रह सकता है। अब रिमूव कौन कर सकता है इसको, तो रिमूव किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्या केवल अपना प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी जज को रिमूव कर सकता है? तो ऐसा नहीं, क्योंकि इसके लिए बाकायदा एक पूरी प्रोसेस है। इस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना कोई एक ऐसी बात नहीं कि एक मोशन लेकर आए और उसे हटा दिया, ये एक पूरी प्रोसेस दी हुई है। और ये जो है वो जज इंक्वायरी एक्ट जो है 1968, उसमें पूरी बताया गया है कि किन ग्राउंड पे हटाया जाएगा, क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, ठीक है। तो ये है कि रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो है रिकमेंड करती है, और रिकमेंड का मतलब इसमें ये है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी मोशन लेकर आया जाएगा उस जज को हटाने के लिए, वो एक ही उसी सेशन में जिस सीजन में बुलाया उसी में पास किया गया हो तो हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी पता लगी कि मानसून सत्र में लेकर आए फिर उधर जाके विंटर सीजन उन्होंने पास कराया, ऐसा नहीं है। अगर मानसून में लेकर आए तो मानसून में ही उसे हटाना पास करना होगा, ठीक है। और अगर कोई भी जज अपने आप को रिजाइन करता है तो रेजिग्नेशन लेटर हो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। रिमूवल हमने देखा कि पूरे इसके लिए एक इंक्वायरी एक्ट 1968 है, इसमें बाकायदा बताया है कि कैसे एक सदन के द्वारा पास किया जाएगा, फिर दूसरे सदन में पहुंचेगा, फिर एक कमेटी बनाई जाएगी, कमीशन वो उस पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। तो रिमूव किसी द्वारा किया, प्रेसिडेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट जो मोशन है ऑफ रिमूवल पास बाई द पार्लियामेंट बाई द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेजोरिटी एट द टाइम ऑफ वोटिंग, यानी वही है कि जो भी उस सदन में जिसमें वो लाया गया है मोशन उसकी मेजोरिटी के द्वारा पास किया हो, साथ ही साथ जिस दिन उस पर फाइनल वोटिंग हो रही हो उस समय जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनके 2/3 के द्वारा उसको पास किया गया हो, तभी वो दूसरे हाउस में भेजा जाता है। और यही प्रोसेस जो है वो दूसरे हाउस में भी अपनाई जाती है। ग्राउंड की बात करें, किन ग्राउंड पर इनको हटाया जा सकता है, तो 2 ग्राउंड है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी इनके बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, जो वर्ड इम्पीचमेंट है ना, ये इम्पीचमेंट हम लेते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो एक नॉर्मल तौर पर हम यूज इसका कर लेते हैं। हम बात करें सैलरीज और अलायंसेस की, यानी कि जो भी सैलरीज दी जाती हैं जज को उनको कौन फिक्स करता है, तो वो सब पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती हैं। आर्टिकल नंबर जो 125 है वो इसके बारे में हमें बताता है ना। 2 इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये कन्फ्यूजन वाली हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस और एडहॉक जजेस, इन दोनों का क्या मतलब है। तो आर्टिकल 126 है जो हमें बताता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है एक्टिंग, यानी कि ये अपॉइंट पहले तो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये कब की जाते हैं, इनकी कब जरूरत पड़ती है, जब जब हमारी चीफ जस्टिस की जो वैकेंसी मतलब वैकेंट उनकी पोस्ट जो है वो खाली हो, या वो एब्सेंट हो, या अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, यानी कि इन 3 कंडीशन में प्रेसिडेंट किसी भी अदर जज को सीजीआई के तौर पर, एक्टिंग सीजीआई के तौर पर उसे अपॉइंट कर सकते हैं ना। हम दूसरी बात करते हैं एडहॉक जजेस की, जो कि आर्टिकल नंबर 127 बताता है। अब एडहॉक जज का जो प्रोविजन है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है। कंडीशन इस पर यह है कि लैक ऑफ क्यूरम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो सेशन चलाने के लिए मिनिमम 6 जज का होना जरूरी है, मिनिमम 6 जज का होना जरूरी है, तभी वो सेशन जो है वो स्टार्ट रहता है। अब किसी भी कंडीशन में 6 जज से अगर कम है तो सीजीआई जो है वो किसी प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की सहमति से किसी भी हाई कोर्ट को, जिस हाई कोर्ट से वो जज को ले रहे हैं, ठीक है, उस हाई कोर्ट के सीजीआई से कंसल्ट करने के बाद कुछ, तो अभी हम जो समझ रहे थे वो समझ रहे थे कि एडहॉक जजेस, यानी कि आर्टिकल नंबर 127 ये बताता है कि जो सेशन है सुप्रीम कोर्ट का वो चलाया जाएगा, लेकिन कम से कम 6 जो जजेस होने जरूरी हैं, यानी कि क्वेरम होना जरूरी है। अगर ये क्वेरम यानी कि 6 जज से अगर कम होते हैं तो जो सीजीआई है वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे और किसी भी हाई कोर्ट के जज को
सुप्रीम कोर्ट में वो बुला सकते हैं कि काम करने के तौर पर, ठीक है, उसमें उसके सेशन चालू करने के तौर पर, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। ये प्रोविजन किसमें बताया गया, 127 में। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि सुप्रीम कोर्ट जो है विद प्रेसिडेंट अपॉइंट अप्रूवल मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि कैसे सदन की नहीं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कैसे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग करनी है, कैसे उसको चलाना है, उसके संबंध में रूल्स और रेगुलेशन जो कौन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन किसकी सहायता से, प्रेसिडेंट की। ऐसे ही कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस या रेफरेंसेस, यानी कि वाई दी प्रेसिडेंट, आर्टिकल 143 क्या बताता है, कि बताता है कंसल्टेशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब कभी भी प्रेसिडेंट को ये किसी भी लॉ पर या किसी भी कह सकते हैं टॉपिक पर कोई भी सलाह लेनी हो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, तो किसके तहत ली जाती है, 143 के तहत। ऐसे केसेस में क्या है कि कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं तो 5 जजेस, अदर केसेस में 3 जजेस को जो उसको सलाह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कभी भी प्रेसिडेंट ने कोई सलाह ली सुप्रीम कोर्ट से तो जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है वो उसको माने ही, वो उनके साथ केवल सलाह का मतलब एक्सचेंज करना चाहते हैं कि व्यू उनके क्या है उस पर, ठीक है। तो कंसल्टेशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, वो किस में बताएगी, तो आर्टिकल नंबर 143 जो है वो बताता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस की हियरिंग होती है तो कम से कम 3 जजों का होना जरूरी है, यानी कि जो बेंच बनाई जाती है वो 3 जजों की बनाई जाती है। और कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, इनमें कम से कम जो है वो 5 जज की जो है वो बेंच बनाई जाती है। आर्टिकल 121 यानी कि 121 क्या कहता है, कि जो भी कंडक्ट है जजों का, यानी कि जजों का जो भी व्यवहार है, जो भी उनका रवैया है अपने कोर्ट को चलाने में, उसके बारे में ना ही तो पार्लियामेंट में और ना ही किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर्स में उस पर डिस्कशन किया जाएगा, ये पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेम आर्टिकल 122, आर्टिकल 122 क्या बताता है कि जैसे लेजिस्लेचर्स को रोकता है कि कोई भी जो कोर्ट में जो भी प्रोसेस चल रही है कि उसके बिहेवियर के बारे में, किसी भी जज के बिहेवियर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, उसी तरीके से लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, यानी कि किसी भी स्टेट राज्य का कोई, अगर हम बात करें विधानसभा है, जो भी सदन है और या पार्लियामेंट, इनमें जो भी कुछ चल रहा है प्रोसेस में, देखा होगा पार्लियामेंट में क्या कि डेस्क पर आ जाते हैं सभी एमपी, स्पीकर के पास पहुंच जाते हैं, तो जो भी उसमें चल रहा है तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करा गया, यानी कि दोनों को एक पावर दी गई है कि आप अपने क्षेत्र में और वो दूसरे अपने क्षेत्र में, उनका क्या व्यवहार है, कैसे वो कर रहे हैं, वो अपने अपने दायरे में रहकर वो काम करेंगे, कोई किसी के में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 121 और 122 बताते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जो पावर्स हैं, जैसे पावर के बारे में कुछ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस हैं, ये कुछ ऐसे मामले हैं जो बिना अपील के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं, ठीक है। और रेट्स हैं जो इशू की जाती हैं आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट जैसे 226 में करता है। और भी जितनी भी पावर्स हैं, जो जो क्षेत्र है उसके बारे में, और वन लाइनर फैक्ट्स जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनके अलावा भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। तो अब तक हमने जो समझा है मेजर पोर्शन में ज़्यादातर जो है इसका सुप्रीम कोर्ट का, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें शायद जो आर्टिकल्स वगैरह हैं और जो मैंने 2-3 टॉपिक्स बताए इसको लेकर, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी वीडियो होगी, उसमें हम इस पूरे टॉपिक को जो है वो कवर कर लेंगे।